एक्चुअली बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-सैक्स लॉ ये सब एक्सपेरिमेंटल एक ऑब्जर्वेशन थी। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, ये सब तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इस टाइप की ऑब्जर्वेशन क्यों आ रही है? तो इसके लिए थियोरेटिकल कंसेप्ट क्या है, क्यों गैसेस ऐसा बिहेव कर रही है, तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई जिसको हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 यह कहते हैं कि गैस को छोटे छोटे से मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं और ये मॉलिक्यूल्स रैपिड रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 1। वॉल्यूम ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक दूसरे से पार्टिकल दूर से तो ना तो किसी टाइप का कोई अट्रैक्शन होता है ना कोई रिपल्शन होता है। गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, एज वेल एज वॉल ऑफ द कंटेनर पे उनके कोलिजन्स हो रहे हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन्स करते हैं। दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ये जो कोलिजन्स है वो इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, मतलब कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद में लॉस ऑफ मोमेंटम नहीं रहता और गैस की टोटल जो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कोलिजन्स बढ़ते हैं, और कोलिजन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, उसको हम कहते हैं प्रेशर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। ये सभी थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैसेस के कंसिडर करते हैं। ये सब पॉइंट याद आया आपको? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. मुझे लगा कहाँ चले गए भाई सब लोग। ओके, तो ये तो थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स थे, उसके बेसिस पर बनाई गई काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन जिसको हम लिखते हैं यहाँ पर PV इक्वल टू m n C/2 mn c²। PV इक्वल टू हमने यहाँ पर ये लिख दिया इसको Brauchst du eine Website für dein Geschäft? Geh als erstes auf m wix.com. n Hi, c²। ich bin Dana und arbeite im Editor-Team von Wix. अब देखो Lass uns einfach mal zusammen eine यहाँ Website पर erstellen und ein paar P gute as Instagram-Tipps habe ich auch usual noch für dich. प्रेशर है, Los geht's. Wix Video ist wirklich ideal, um deine Marke V vorzustellen. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, Mein Tipp, Videos sind der wahre उसी को Besuchermagnet गैस und का sorgen वॉल्यूम dafür, dass क्या man है, sich noch mehr mit deiner Website m auseinandersetzt. मास ऑफ Nicht schlecht, oder? ईच गैस मॉलिक्यूल, Durch Wix Bookings eröffnen sich dir komplett neue Geschäftsmöglichkeiten. हर गैस Kurse, मॉलिक्यूल का Behandlungen, मास m है, Testpakete und so weiter kannst du anbieten und via Online-Bezahlung abwickeln. नंबर ऑफ Das verändert गैस dich alles. मॉलिक्यूल्स Nicht है, nur für dich, sondern auch für deine Kunden. Was ich और echt C empfehlen को हम kann, ist unser कहते E-Mail-Marketing-Tool. हैं, देखो C² So या bleibst du फिर immer im U² Kontakt mit deinen या Kunden फिर und म्यू kannst स्क्वायर, jedes kleinste अलग Element अलग टाइप abrufen. के सिंबल्स यूज करते हैं, सबका मतलब वही है, ये होता है RMS Letztendlich willst वेलोसिटी, du natürlich im Web gefunden werden. Vor kurzem haben wir erst alle SEO-Tools रिप्रेजेंट von Wix करने in के ein अलग अलग einziges Menü तरीके gepackt, RMS damit du वेलोसिटी। Traffic auf deine Website तो bringen ये kannst und PV noch mehr aus इक्वल deinem टू Geschäft machst. 1/3 mn c², Ich meine, mn hier kannst du dir echt eine u², Website erstellen, mn die sich nach u²। deinem Geschäft richtet. अब अगर n की वैल्यू 1 मोल Also, लेना है, wartest du चलो एक noch? काम करते हैं, मैं इस Geh jetzt auf इक्वेशन को फिर से यहाँ wix.com und लिखता erstelle हूँ। deine मैंने professionelle लिखा Website. PV इक्वल टू 1/3 mn c²। अब इसको दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब इधर वाला 3 था वो उठा के मैंने इधर ले लिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 3/2 equals to m². 1/2 mn c²। ठीक है, अब अगर n की वैल्यू एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो, मतलब 1 मोल हो, ठीक है, तो 1 मोल के लिए अच्छा काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ mc², हाफ mc²। देखा मतलब ये जो हाफ mc² है ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, n हो गया 1
मोल। तो ये 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी को लिखा हमने क्या, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल गैस, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 1 है आज तो हम वो PV को करने आप क्या जा लिख रहे हैं सकते हैं, जिसके लिए हम बड़े RT, एक्साइटेड हैं। क्या है n की बच्चों? वैल्यू 1, आज हम करने वाले PV को हैं लिख सकते हैं RT। तो मैंने इसको लिख दिया हाइड एंड सीक। 3/2 अब आप सोच रहे हो कि हाइड एंड सीक पार्ट RT। 1 पार्ट 2 तो पार्ट 3 देखो हमने ये जो किया हुआ है, इक्वेशन है तो ये वो पार्ट 1 4 क्यों मोल कर रहे गैस हैं? क्यों की कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी ऐसे के लिए यार कहते मन हैं कर रहा है, अभी हम ये नहीं कर सकते कुछ। देखो यार अपनी खुशी 3/2 के लिए हम RT। करते हैं ये सब। अब 1 मोल के लिए ये है तो n मोल गैस के लिए क्या हो जाएगी, और गाइस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट बात ये है और n कि मोल अब जैसे गैस, आपको पता मैंने अपनी तो मैं लिखूंगा 3/2 n टाइम्स ऑफ RT, 3/2 n RT हो गया n मोल गैस के लिए। अब 1 मोल के लिए इतनी, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल गैस 3/2 RT, 1 मॉलिक्यूल के लिए डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो 1 मॉलिक्यूल क्या जाएगी। अब देखो R भी एक कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। तो इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कौन सा, R होता है 8.314, बिल्कुल ठीक है, जूल पर केल्विन, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर हमने ले लिया 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व करने पर हमें R ओवर NA को मिला करके हमने कह दिया K, और K कहलाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। वैल्यू कितना हो गया भाई सॉल्व करने पर इसका, 1.38 तो 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो अब अगर मुझे, चलो अब इसकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। तो मैंने लिखा है इसको काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल गैस, तो ये हो गया 3/2 kT, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो 1 मॉलिक्यूल गैस की काइनेटिक एनर्जी कहनी है तो 3/2 kT, 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी कहनी है तो 3/2 RT, और n मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी है तो 3/2 n RT। ये तीनों पॉइंट समझ में आया आपको। अब इन तीनों में ये चीज देखो, रिलेशन, ये चीज समझ में आ रही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो देखो 3/2 K कहेंगे तब भी कांस्टेंट है, या 3/2 R कहेंगे तब भी कांस्टेंट है। तो ये जो कंपोनेंट है ये सारे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी में ले लें तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर के ही प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो तो सभी टाइप की गैसेस के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। मतलब यहाँ पर गैस कौन सी वो तो मेंशन नहीं किया कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि SO2 है कि कौन सी है। तो ईच एंड एवरी गैस, कोई सी भी गैस हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। अब इस कंसेप्ट को क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछते हैं। कैसे? क्वेश्चन में कहते हैं कि हीलियम इज 2 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। वो हमें ध्यान दिलाना चाहता है कि देखो मास का रिलेशन है। तो हम कहते हैं हीलियम इज 2 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी अगर x है तो हीलियम की काइनेटिक एनर्जी T टेम्परेचर पे कितनी होगी, कितनी होगी? हम कहेंगे सेम रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर तो हमने चेंज नहीं किया। अब उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं कि x है तो 2x हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ x हो जाएगी, सेम रहेगी। हम कहेंगे क्या, सेम रहेगी, सेम रहेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक काइनेटिक एनर्जी में कहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब देखो
एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। जैसे मान लो 1 मोल गैस हमने लिया, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के हैं। अब आउट ऑफ 1 मोल गैस n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स v1 वेलोसिटी से चल रहे हैं, n2 number of molecules gas having v2 velocity, n3 number of molecules gas having v3 velocity and so on। तो अब अगर मैं इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो लिखा E टोटल 1/2 और m, क्योंकि गैस सेम थी तो मास कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो इसकी हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं कहता हूँ इसका एवरेज लेता हूँ, तो मैंने लिखा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो अब देखो जब मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखा, ये हो गया हाफ m। एवरेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, ऐसा करके इसको एवरेज ले लिया। अब एवरेज लेने के बाद ये जो कंपोनेंट मेरे पास पूरा आया, इस पूरे कंपोनेंट को मैं कहता हूं C स्क्वायर। अगर इस पूरे कंपोनेंट को C स्क्वायर लिख दूंगा तो मेरे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये हो जाएगा हाफ mc स्क्वायर। ये हो गया हाफ mc स्क्वायर। जस्ट 1 मिनट। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा हाफ mc स्क्वायर। अब यहाँ पर c स्क्वायर था ये, अगर c स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो c को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे अंडर रूट में n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। तो इसका देखो ये जो कंपोनेंट पूरा बना, इसको मैंने कहा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो C को हम क्या कह रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेकिन हमने क्या किया, पहले तो वेलोसिटी का स्क्वायर किया, ये स्क्वायर है, फिर उसका मीन लिया, फिर उसका रूट किया, तो कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज RMS वेलोसिटी। तो ये जो RMS वेलोसिटी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला टेम्परेचर के साथ लेते हैं, इट इज 3RT बाई
m. This is the formula to calculate the RMS velocity under root 3 RT by m. अब देखो PV इजिकल टू RT होता है 1 मोल गैस के लिए, तो आप इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं अंडर रूट 3 PV बाई m. अगर प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में दे रखा है तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, और मोलर मास और ऊपर वॉल्यूम है तो आप इसको मोलर डेंसिटी लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 P बाय D मोलर डेंसिटी. तो ये जो दो फॉर्मूले लिखे हैं बाद में वो कभी कभी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि इंफॉर्मेशन कैसी गिवन है. अदरवाइज आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं अंडर रूट 3 RT बाई m. तो ये RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ में आया आपको? Yes, sir. डी डेंसिटी मोलर डेंसिटी, क्योंकि मोलर मास बाय वॉल्यूम हो गया तो मास बाय वॉल्यूम जो कहते हैं वो मोलर डेंसिटी है. ओके सर. अच्छा, अब देखो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कोई स्लो चल रहा है कोई फास्ट चल रहा है, तो उसको विजुलाइज करना इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है. हम कहते हैं 3 तरीके से 3 एक्सप्रेशंस हैं जो वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं. उसमें से सबसे फ्रिक्वेंटली यूज तो ये हो गया RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. दूसरा जो एक्सप्रेशन है, दूसरा जो तरीका है वो कहलाता है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी सिंपल, हम ये कहते हैं कि एवरेज लेना है वेलोसिटी का एवरेज, तो ये हमने लिखा C बार. ठीक है, तो N1 मॉलिक्यूल V1 वेलोसिटी से चल रहे हैं, N2 मॉलिक्यूल V2 से वेलोसिटी चल रहे हैं, N3 V3 से चल रहे हैं, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3. जैसे मैथमेटिकल मीन लेते हैं, हमने इसका एवरेज ले लिया. तो ये जो एवरेज वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं C बार, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लिखते हैं अंडर रूट, क्या फॉर्मूला लिखते हैं इसको? अंडर रूट 3 RT अपॉन m. वेरी गुड. अंडर रूट 8 RT बाई पाई m. ये अंडर रूट 8 RT बाई पाई m ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया. अब देखो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ना तो बहुत ज्यादा स्लो चल रहे होंगे ना बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे होंगे, तो सभी मॉलिक्यूल्स एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से मूव करते हैं. तो जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ C स्टार से. देखो C तो RMS था, C बार एवरेज हो गया और C स्टार मोस्ट प्रोबेबल हो गया, और इसको हम लिखते हैं अंडर रूट, क्या लिखते हैं? RT बाई m. अंडर रूट 2 RT बाई m. तो ये 3 टाइप के एक्सप्रेशन है जिससे आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, अब मुझे किसी भी एक ही टाइप की वेलोसिटी को दो कंपैरिजन में कंपेयर करना है. एक ही टाइप की वेलोसिटी है, दो कंडीशन में कंपेयर कर रहे हैं, मतलब RMS 1 और RMS 2. मैंने लिखा C मतलब RMS 1 अपॉन RMS 2, तो मैं लिखूंगा 3RT1 ओवर M1 3RT2 ओवर M2. अब इस कंडीशन में 3R और 3R कैंसिल हो गया, तो ये जो रेशियो आप लोगे ये हमेशा होगा T1 ओवर M1 इंटू M2 बाय T2. अब चाहे RMS 1 बाय RMS 2 करोगे तब भी 3R कैंसिल हो जाएगा. अगर मोस्ट प्रोबेबल 1 बाय मोस्ट प्रोबेबल 2 करोगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर C एवरेज 1 बाय C एवरेज 2 कहा, तब भी वही चीज आ गई कि 8R T1 ओवर पाई M1 8R T2 ओवर पाई M2. तो देखो इसमें ये तो कंपोनेंट हमेशा कट ही जाएंगे, कट गया, तो ये भी फॉर्मूला क्या बना T1 ओवर M1 M2 बाई T2. चाहे मुझे इसी तरीके से
मोस्ट प्रोबेबल 1 ओवर मोस्ट प्रोबेबल 2 का कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए, तब भी वही चीज आएगी, 2r t1 ओवर m1 2r t2 बाय m2। तो यहाँ पर 2r से 2r कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला फिर से सेम आ गया। तो अगर आपको दो कंडीशंस के अंदर फॉर्मूला यूज करना, तो एवरेज बाय एवरेज हो चाहे आरएमएस बाय आरएमएस हो चाहे मोस्ट प्रोबेबल 1 बाय 2 हो, ये अंडर रूट t1 ओवर m1 m2 बाय t2। ये फॉर्मूला कैसे हमने लिखा है वो समझ में आया तीनों? यस। अच्छा, अब तीनों में अगर कंपैरिजन करना है, तीनों में कंपैरिजन करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा पहले मोस्ट प्रोबेबल एवरेज आरएमएस, तो ये लिखूंगा अंडर रूट 2RT बाई m 8R बाई m 3RT बाई m। तो अब इनका जो रेशियो होता है वो आपका 1:1.128 1.223। तो आरएमएस ये हो गया 1:1.128:1.224। इसका मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल होती है उससे ज्यादा वैल्यू होती है एवरेज की, और एवरेज से ज्यादा होती है आरएमएस की। आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल को लिखते हैं सी स्टार से बड़ा है सी बार और उससे बड़ा है सी, सी स्टार से बड़ा सी बार से बड़ा सी आरएमएस। तो ये इनके बीच में आपस में रिलेशंस भी हैं। एक बार आप आ जाइए पेज नंबर पे, सो दैट कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सर 1 मिनट ऊपर कर दीजिए प्लीज। अभी कर देते हैं बेटा, ये लीजिए। पेज नंबर 129 क्वेश्चन नंबर 16। पेज नंबर 129 क्वेश्चन नंबर 16। मास सर 8 ग्राम और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी। थर्ड ऑप्शन, क्या फॉर्मूला यूज किया जरा ये बताओ। थर्ड ऑप्शन 3/2 एनआरटी और Very नंबर ऑफ good. मोल्स निकाल। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो और काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखा हमने काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 8 ग्राम मीथेन है,
तो यहाँ पर वेट बाय मोलर मास 1/2 हो गया। अब ये बताओ R की वैल्यू कितनी लिखी? 8.31। 8.314। कैसे पता चला? तो जूल। हाँ, ऑप्शन में देखो चारों जूल्स में दे रखा है, इसलिए मैंने 8.314 लिखा और टेम्परेचर 27 है तो इसको 300 केल्विन कैलकुलेट करके कितना आ गया? 1870 70.65 जूल्स। जूल। कैसे सॉल्व किया समझ में आया आपको? अब देखो सेम पेज पर क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है। Third option. At what temperature RMS velocity of oxygen will be same as that of methane at 27 डिग्री सेंटीग्रेड? थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर आप क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? सर दोनों के आर वो क्या कंपेयर कर दिया, √3RT1/m1 √3RT2/m2। ठीक है, इसका मतलब आप जैसा कह रहे हैं कि हमने RMS ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू RMS ऑफ मीथेन को इक्वल कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर √3RT/m ऑफ ऑक्सीजन 3RT/m ऑफ CH4 मीथेन। हाँ जी सर। तो यहाँ पर देखो 3R कैंसिल कर दिया। क्या पूछा है? मीथेन का 27 पर है तो मीथेन का यहाँ पर टेम्परेचर 27 पर है तो 300 केल्विन और यहाँ पर 16, यहाँ पर T ये 32। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। कितना आ रहा भाई? 600 केल्विन। 600 केल्विन। पेज नंबर 132 क्वेश्चन 21। पेज 132 क्वेश्चन 21। सर फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन 4। The temperature of a gas ranges from 27 to 927 root mean square velocity of the gas। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि C1/C2 is equal to T1/M1 into M2/T2। अब गैस तो आपने सेम रखी है तो M सेम रह गया, तो आप इसको क्या कर रहे हैं? T1 कितना था? 27, मतलब ये हो गया 300 और आपने कर दिया 927 मतलब 1200। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स हो रहा है 1/4। तो ये C1 जो होगा वो C2 का 4 का रूट कितना हो गया? 2। तो इट गेट डबल। अब इसको क्या ले रहे हैं? C1/C2 को 1/2 कह रहे हैं तो C2 क्या हो गया? डबल हो गया। टाइम्स ऑफ C1 तो कैन गेट डबल। अच्छा, सेम पेज 132 पर क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए जरा क्या कह रहा है।
फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन तो देखो हम ये कहते फर्स्ट हैं ऑप्शन सर। गैस चाहे कोई सी भी हो, CO2 हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, कौन सा भी हो, जब तक टेम्परेचर सेम है तब तक काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेम रहेगी। इसलिए आपके पास ऑप्शन क्या हो गया? दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? यस सर। ओके। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। एक्चुअली जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमने पढ़ा था ना, उसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि एक तरफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इस तरफ, और दूसरी तरफ उनकी मॉलिक्यूलर स्पीड है। और ये ग्राफ इसका से बनता है तो इस टाइप से बनता है। तो स्पीड इधर बढ़ रही है, तो इसका जो पीक आएगा, मैक्सिमा आएगा, वो मैक्सिमा पर जो स्पीड होगी वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। तो ये जो मैक्सिमम होता है उसको हम कहते हैं कि ये इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं, जिस वेलोसिटी इनके पास जितनी वेलोसिटी है, वही उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है। और देखो, बहुत ज्यादा स्लो चलने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, तो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो देखो, बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन है जो बहुत स्लो चल रहे हैं, वेरी स्लो, बहुत कम फ्रैक्शन है। इधर स्पीड ज्यादा है तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी क्या है? बहुत कम है। मैक्सिमम फ्रैक्शन जिस वेलोसिटी से चल रहा है, उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये पॉइंट समझ में आया? बहुत स्लो चलने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन और बहुत फास्ट चलने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी बहुत कम होता है। अब देखो, हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को कहा √2RT/m। इसका मतलब टेम्परेचर के साथ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ती है। तो अब टेम्परेचर के साथ इस वेरिएशन को जरा मैं एक ही गैस के लिए m सेम रख लेता हूँ, तो गैस कॉमन है। इसको नोट कर लिया तो थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं ऊपर। अब देखो, हमने यहाँ पर एक ही गैस के लिए एक तरफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर, और इधर उसकी मॉलिक्यूलर स्पीड। टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पर ये ग्राफ हमें मिल रहा है ऐसे। तो टेम्परेचर T1 है, तो इस समय पर ये इसका C1 स्टार हो गया, और इसको मैंने कह दिया MP1, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 1। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये ग्राफ मुझे ऐसा मिल रहा है। T2 टेम्परेचर, तो देखो T2 टेम्परेचर T1 से ज्यादा था, तो अब ये जो मैक्सिमा यहाँ मिला, ये C2 स्टार हो गया, और इसको मैं कह रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल 2।
फिर मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया T3 टेम्परेचर पर, ये C3 स्टार हो गया और ये मोस्ट प्रोबेबल 3 हो गया एंड T3 उससे ज्यादा टेम्परेचर था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर। अब यहाँ पर कंक्लूजन देखना, जैसे मैंने टेम्परेचर T1 से T2, T2 से T3 किया, तो ये जो C1 स्टार, C2 स्टार, C3 स्टार की वैल्यू क्या होती जा रही है? क्या हो रही है? अरे बढ़ रही है भाई, इस तरह बढ़ रही है ना स्पीड। देखो स्पीड बढ़, तो देखो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है। तो पहले हमने क्या कहा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए हमने कहा क्या कि भाई पहले C1 स्टार, उससे ज्यादा C2 स्टार, उससे ज्यादा C3 स्टार, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ती है। पॉइंट नंबर 2। अब देखो ये जो फ्रैक्शन आपको हाइट दिख रही है इस ग्राफ की, इस ग्राफ की हाइट, सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? C1 की। तो पहले हाइट ज्यादा थी, मतलब ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास C1 वेलोसिटी थी। अब C2 वेलोसिटी बढ़ गई लेकिन फ्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। C3 वेलोसिटी और बढ़ गई तो फ्रैक्शन और क्या हो गया? कम हो गया। तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये वेलोसिटी है वो फ्रैक्शन क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज होता जा रहा है। तो अब हमने लिखा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having most probable velocity decreases। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसके पास वो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो मैं हायर वेलोसिटी से चलने वाले मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो मैंने हायर वेलोसिटी है तो इधर यहां पर सॉरी एक ही लाइन ड्रॉ कर दिया। T1 टेम्परेचर पर इतना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का जिसके पास हाई वेलोसिटी थी, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फ्रैक्शन और बढ़ गया, इतना हो गया टोटल। टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये फ्रैक्शन और बढ़ गया। इसका मतलब हायर वेलोसिटी से चलने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब हम कह रहे हैं कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमने लिखा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर वेलोसिटीज क्या होता जा रहा है? इंक्रीजेस। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी हायर वेलोसिटी है वो फ्रैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। अब इधर देखो, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे ही, ये लोअर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है। जब टेम्परेचर कम था तो ये फ्रैक्शन ज्यादा था, इतना। टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रैक्शन थोड़ा और कम हो गया, इतना। और टेम्परेचर और बढ़ाया तो फ्रैक्शन और कम हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे, लोअर वेलोसिटी से चलने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमने कहा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर वेलोसिटीज, ये क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। लोअर वेलोसिटी से चलने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, हायर वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है, और ये ग्राफ फ्लैट होता जा रहा है, ब्रॉड होता जा रहा है। धीरे धीरे ग्राफ का जो है वो थोड़ा सा इट बिकम्स ब्रॉड इन द मिडिल रेंज। तो ये कुछ पॉइंट है जो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं। सारे समझ में आए आपको?
तो सेकंड क्या था? एक सेकेंड, सेकेंड पॉइंट ये था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीज, मतलब ये जो हाइट दिख रही है ना आपको, C1 की जो हाइट दिख रही है MP1 की, वो हाइट ज्यादा है, मतलब फ्रैक्शन ज्यादा है। फिर C2 स्टार की हाइट कम होगी, मतलब कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी वेलोसिटी है। MP3 की वेलोसिटी और कम होगी, जो फ्रैक्शन की जो है वो ग्राफ की हाइट कम होती जा रही है, मतलब फ्रैक्शन उसका कम होता जा रहा है। ये नोट किया ग्राफ आपने? यस सर। पानी चला दिया बाल्टी में। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि नेचर में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, सभी गैसेस रियल गैसेस हैं। अब रियल गैसेस हैं तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो मैं यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देता हूँ, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, मतलब डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ये जो आइडियल गैस का बिहेवियर है उससे डेविएशन हो रहा है, और उसी डेविएशन को हम कहते हैं रियल गैस का बिहेवियर। जरा कंडीशन समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे पास फॉर्मूला है PV = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो सभी के सभी गैस रियल लेकिन आइडियल की तरह बिहेव करती है। ये फॉर्मूला वैलिड होता है दो कंडीशंस के अंदर। कौन कौन सी? लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। अगर ये लो प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन गैस की होती है तब तो वो गैस है तो रियल, लेकिन इट बिहेव लाइक आइडियल, तो उसका आइडियल बिहेवियर होता है। रियल गैस का आइडियल बिहेवियर होता है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन चेंज हो जाए, कंडीशंस क्या हो जाए? उल्टी, रिवर्स। अब हमने कर दिया लो प्रेशर को कर दिया हाई प्रेशर। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, जब प्रेशर हाई है नॉन आइडल और लो टेम्परेचर है, इन दोनों कंडीशन के अंदर अब वो आइडियल गैस से डेविएशन करती है, और उस डेविएशन को हम कहते हैं कि वो रियल बिहेवियर करती है। तो गैस तो रियल ही थी, लेकिन पहले वो आइडियल बिहेवियर कर रही थी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर में, लेकिन जब कंडीशन चेंज हो जाती है, प्रेशर हाई हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, तो उसका बिहेवियर रियल बिहेवियर अपने ओरिजिनल बिहेवियर में आ जाती है। अब इसको ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। कैसे ऑब्जर्वेशन किया? तो हमने बॉयल्स लॉ के कुछ इस ग्राफ को, ये नोट कर लिया आपने, ये वाला? यस सर। ओके, तो देखो मैंने बॉयल्स लॉ के ग्राफ को कुछ गैसेस के लिए एक्चुअल में प्लॉट किया। हमने लिखा था PV वर्सेस P जो होता है वो होता है कांस्टेंट। ऐसा PV वर्सेस P का ग्राफ ऐसा मिलना चाहिए। ये तो आइडियल के था, लेकिन कुछ गैसेस में तो ऐसा मिला डायरेक्ट, हाइड्रोजन हीलियम टाइप की गैसेस, और कुछ कैटेगरी थी ग्राफ हमें मिला जो पहले नीचे जा रहा था फिर ऊपर जा रहा था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, इस टाइप की कुछ गैसेस के लिए। तो ये जो बिहेवियर में डेविएशन आ रहा है, मिलना चाहिए था मुझे आइडियल ऐसा, लेकिन दो टाइप का ऑब्जर्वेशन मिला। कुछ तो फ्रॉम द
बिगिनिंग पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे थे पिंक वाली लाइन, पहले नेगेटिव जा रहे थे मिनिमम पे, फिर इंक्रीज होने लगे, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो दो टाइप के बिहेवियर यहाँ पर अलग अलग गैसेस के अंदर शो कर रहे हैं। अब ऐसा बिहेवियर डेविएशन कब हो रहा है? जब प्रेशर बढ़ रहा है। देखो जब प्रेशर बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो इनके अंदर ये डेविएशन हाई प्रेशर पर होने लग रहा है। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा है? तो ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं कौन? मिस्टर वॉन्डरवाल। वॉन्डरवाल ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो डेविएशन है वो क्यों हो रहा है। तो वो सजेस्ट करते हैं कि आपने जो काइनेटिक थ्योरी लिखी है, थियोरेटिकल पोस्टुलेट्स लिखे हैं, उसमें दो पोस्टुलेट्स आपने फॉल्टी एजम्पशंस ले लिए, गलत ले लिए। पोस्टुलेट नंबर 1, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, ईच मॉलिक्यूल उसका वॉल्यूम पूरे कंटेनर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, ऐसा माना। लेकिन वास्तव में जब प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा कंटेनर का, तो जिस वॉल्यूम को आप नेग्लिजिबल मान रहे थे वो नेग्लिजिबल नहीं होता है, उसका कुछ एग्जिस्टेंस होता है। एक एजम्पशन तो आपने गलत ले लिया कि वॉल्यूम ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वास्तव में हाई प्रेशर पर ऐसा नहीं होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहा देयर इज नो अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन रिपल्शन होता ही नहीं। अब वॉन्डरवाल सजेस्ट करते भाई कैसे नहीं होते, सारे तो लिखा है, कौन कौन से देखो, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इन सभी को हमने क्या कहा था? सबको क्या कहा था? वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वॉन्डरवाल सजेस्ट करते हैं कि सभी गैसेस के बीच में कुछ न कुछ टाइप का अट्रैक्शन जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि भाई देयर इज नो अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। वो नो अट्रैक्शन रिपल्शन कब था? जब प्रेशर कम था, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। लेकिन जब आप यहाँ पर हाई प्रेशर करोगे उस समय पर उन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं वो डोमिनेंट होने लगते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर उस बिहेवियर का जो डेविएशन है उसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर explanation for the deviation from I'm Mark Rober, and I'm here to present the ideal gas behavior. Let's check. ये जो आइडियल गैस का बिहेवियर है उससे डेविएशन क्यों हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मिस्टर वॉन्डरवाल, जिनको हम वॉन्डरवाल फोर्सेस वाली जो कंडीशन है उसको समझते हैं, जिन्होंने ये सारी चीजें बताई। एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो पोस्टुलेट नंबर 1 था, इसमें हमने कहा भाई नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। नो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ये चीज गलत है क्योंकि वॉन्डरवाल कहते हैं सभी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। और सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच गैस मॉलिक्यूल, Owens is legal, and Roman Reigns is going to be a good teammate. And how about the champion? And Reigns and Owens with the win. How about that?
volume occupied by each gas molecule is negligibly small. That's one. Oh no! Negligibly small in compared to total volume of Reigns went to spear Woods, and I believe inadvertently gas speared container. Orton. And on the cover, Kofi kicks एक कंटेनर का वॉल्यूम जो गैस का वॉल्यूम होता है, जो हम गैस का वॉल्यूम भी मानते हैं, उसके कंपैरिजन में एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। इसको नेग्लिजिबल कह रहे हैं, लेकिन हाई प्रेशर पर ऐसा नहीं होता है। तो ये दोनों पॉइंट सर हाँ बोलो। सर हाई प्रेशर पे हो या लो प्रेशर पे एक गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी ना, अरे उसका और कंटेनर भी कंपैरिजन वही करते हैं, रहेगा। कंपेयर तो लिखा ना, तो उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम का एक्चुअल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब थोड़ा चेंज हो जाएगा। एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ गैस जिस कंटेनर में रखी है उसके कंपैरिजन में हम कहते हैं कि वो एक बहुत छोटा है। ये कहा था कंटेनर का वॉल्यूम ये है, इसको ही गैस का वॉल्यूम मान रहे हो, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम जो था वो तो ये है ना 4/3 पाई आर क्यूब। अभी दूर दूर है तो उसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल, लेकिन जब प्रेशर बिल्कुल बहुत कम कर दोगे तो इतने से एरिया में इतना सा वॉल्यूम रह गया। अब इसके अंदर क्या ये नेग्लिजिबल रहेंगे क्या? इस समय पे नेग्लिजिबल करोगे इसको? नहीं करोगे। तो जब कंटेनर का हाँ, तो ये कह रहे हैं 4/3 पाई मॉलिक्यूल का वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो जाएगा, कंटेनर के कंपैरिजन में कर रहे हैं, कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर। पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। अब उन्होंने कहा कि ये जो आपके पास गैस इक्वेशन है P ideal V ideal is equal to nRT, इस जगह पर दो जगह करेक्शन करने पड़ेंगे, एक प्रेशर के टर्म में करेक्शन होगा, एक वॉल्यूम के टर्म में करेक्शन होगा, और करेक्शन करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको रियल गैसेस के लिए अप्लाई करना चाहिए, और उसको कहते हैं वान डेर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। तो अब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। Unbelievable resurrection for the Undertaker. One to one equation McIntyre in the background. Undertaker doesn't realize he's और there. And a spear. Big रियल गैसेस वंडरवॉल ने जो करेक्शन के बाद इक्वेशन बनाई थी वो, तो अब उन्होंने कहा भी दो जगह करेक्शन करने पड़ेंगे, एक कहलाता है प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। अब प्रेशर करेक्शन क्या है वो समझना। प्रेशर करेक्शन को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि एक कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल है जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल ये है, बीच में है, अभी उसके जैसे सराउंडिंग में और गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको सभी तरफ इक्वल अट्रैक्शन मिल रहा है। इस कंसिडरिंग मॉलिक्यूल को सभी तरफ के सराउंडिंग मॉलिक्यूल इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेट अट्रैक्शन क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन जब यही गैस का मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर पे कोलाइड कर रहा है, तो कोलिजन से जस्ट पहले वाली कंडीशन देखना, सराउंडिंग में गैस के मॉलिक्यूल्स इधर है, अब कोलिजन से जस्ट पहले सराउंडिंग वाले मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वॉल के उस तरफ तो मॉलिक्यूल्स है नहीं, जिसकी वजह से ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इस मॉलिक्यूल्स पर पीछे की तरफ एक अट्रैक्शन लग रहा है, बैकवर्ड पुल लग रहा है। अगर पीछे की तरफ अट्रैक्शन लग रहा है तो क्या ये गैस उतना प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगी जितना करना चाहिए? नहीं सर, उससे कुछ कम रहेगी, उससे कुछ कम रहेगी। तो अब वान डेर वाल ने कहा कि जो प्रेशर में करेक्शन है वो करेक्शन करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो हमने कहा
कि करेक्टेड प्रेशर, करेक्टेड प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है उसके अंदर कुछ टर्म ऐड करनी पड़ेगी। जो पीछे बैकवर्ड पुल है उसको हमने ऐड कर दिया, जितना कम लग रहा था वो था AN² ओवर V²। तो प्रेशर करेक्शन करने के बाद में ये फॉर्मूला बन गया P प्लस AN² ओवर V², जहां पर A क्या है, A कहलाता है वांडर वाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन। अब ये जो वांडरवाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन है A, इसका मीनिंग और सिग्निफिकेंस समझ लो, ये बहुत काम का है। अब मॉलिक्यूल उस टकराने वाले मॉलिक्यूल को पीछे खींच रहे हैं, तो जितनी ज्यादा पीछे से अट्रैक्शन होगी, जितना बैकवर्ड पुल होगा, उतना ज्यादा प्रेशर करेक्शन होगा। तो ये A क्या शो करता है, A शो करता है कि मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। तो हम कहते हैं A की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जिसका A की वैल्यू हाई है, इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। अब अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो हम अट्रैक्शन को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे। तो हम कहते हैं अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वांडरवाल फोर्सेस के कंपैरिजन में भी। तो उसमें A की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें क्या होनी चाहिए, A की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख नहीं रही है, नहीं दिख रही है, तो अब क्या देखें, तो हम देखेंगे सरफेस एरिया, क्योंकि वांडरवाल फोर्सेस सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम देखते हैं सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का मतलब है मॉलिक्यूलर साइज। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन भी ज्यादा होंगे, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो E की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो ये दो पॉइंट जो मैंने लिखे हैं वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जिसको देख करके हम ये प्रिज्यूम करते हैं, एज्यूम करते हैं कि भाई कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन सी गैस के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, किसके लिए A की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। या तो कंपैरिजन पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग से करो, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं समझ में आए तो फिर सरफेस एरिया देख लो। ये पॉइंट समझ में आया? तो ये जो आपने प्रेशर करेक्टेड इक्वेशन जो दिया है उसमें प्रेशर प्लस AN²/V² किया है, तो प्रेशर तो कम होगा ना, तो माइनस। अरे भाई एक्चुअल में जो प्रेशर मिलेगा वो ऐड करने के बाद अब आइडियल के बराबर होगा ना। तो जितना अट्रैक्शन कम हो उतना ऐड कर दो तो वास्तव में रियल कंडीशन में आ जाएगा। नहीं समझे? ये जो पीछे अट्रैक्शन है इसको आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है। हमने कहा भाई रियल कंडीशन में अभी क्या हो रहा है, आइडियल कंडीशन से कुछ प्रेशर कम लग रहा है, जितना करेक्शन है उतना कम लग रहा है, ये तो कह रहे हैं। अब अगर मैं P आइडियल को कहूंगा तो क्या कहूंगा? करेक्टेड प्लस ये P प्लस ये हो गया प्रेशर करेक्शन। अब इन दोनों को ही मैंने क्या कह दिया, दैट इज द करेक्टेड प्रेशर। इसको क्या कह दिया, प्रेशर करेक्शन के बाद आइडियल में क्या लिखना चाहिए, दैट इज प्रेशर करेक्टेड। अब ये करेक्शन है, प्रेशर करेक्शन। अब मान लो ये प्रेशर जो करेक्शन, जितना मैंने करेक्शन किया वो करेक्शन किसके इक्वल है, AN² ओवर V² के इक्वल है। तो अगर मैं कहता हूँ A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P V² ओवर N²। अच्छा एक बार यूनिट लिखो तो A की वांडरवाल कांस्टेंट, A की यूनिट क्या बन जाएगी, प्रेशर क्या लिखूंगा, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम को लिखूंगा लीटर स्क्वायर, और नीचे मोल स्क्वायर पर मोल स्क्वायर।
तो यहाँ पर वान डेर वाल कांस्टेंट ए की जो यूनिट यूज करते हैं वो हो जाएगा एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर और मोल स्क्वायर। ये पॉइंट समझ में आया आपको? Sorry bro, can't share. प्रेशर करेक्शन का। सेकेंड पॉइंट, I'm building a house. Okay. इसको हम कह रहे हैं वॉल्यूम करेक्शन। This is amazing. I love this. Give me all the cars. Okay, what do we have? Okay, AW. अब हम कह रहे हैं कि जो कंटेनर मूव कर रहा है, सॉरी, जो गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में मूव कर रहे हैं, Whoa! What the? Hold up. ये कंटेनर का वॉल्यूम है। Oh, लेकिन अगर कुछ मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम भी ये वाला है, तो मोमेंट के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल होगा वो V होगा या V में से कुछ कम होगा? V से कुछ कम होगा। अब जो कम हो गया वो कितना कम है? तो अब हम कहते हैं हमारे पास जो वॉल्यूम मिल रहा है वो उस वॉल्यूम में से n नंबर ऑफ B इतना कम है। ये करेक्टेड वॉल्यूम है। V में जो V वो वॉल्यूम है उसमें से NB, अब ये B क्या है? इस मॉलिक्यूल्स को, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यहाँ पर या तो हम कहते हैं B इज वान डेर वाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन, and this B is also called excluded volume for 1 mole गैस। 1 मोल गैस के लिए B है तो n मोल गैस के लिए NB हो गया। अब ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या उतना ही होगा जितना एक्चुअल वॉल्यूम होता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या उतना ही होता है जितना एक्चुअल वॉल्यूम होता है? तो हम कहते हैं नहीं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम के 4 टाइम्स होता है। अब एक्चुअल वॉल्यूम के 4 टाइम्स कैसे है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक ये कंसिडर कर लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल है और इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल का पेयर हो गया, इसका रेडियस r है, ये रेडियस r है, ये एक मॉलिक्यूल पेयर है। अब ये मॉलिक्यूल पेयर 3 डायमेंशनली गैस की तरह रोटेट घूम रहा है। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता तो स्टेशनरी तो होते नहीं, फिक्स होते नहीं है। जैसे मेरे हाथ में पेन दिख रहा है आपको, अब ये पेन ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है सभी तरफ, ऊपर नीचे, ज्यादा घुमा नहीं सकते, टूट जाएगा गिरते। ये दिख रहा है घूमते हुए पेन। तो अब ये जो पेन घूम रहा है तो उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ, कितने एरिया में घूम रहा था, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इस मॉलिक्यूल पेयर का कितना हो गया? ये वाला पिंक वाला, ये इसका, हाँ ये इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अब ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हमें दिख रहा है वो कितना हो गया? तो हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस, इसको कहेंगे 4/3 पाई 2r का क्यूब, क्योंकि पिंक वाला जो ये पर्पल दिख रहा है वो 2r का क्यूब। इसको मैं 2 का क्यूब अलग कर लेता हूँ, तो 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब ये किसके लिए है? फॉर 1 मॉलिक्यूल पेयर, पेयर मतलब 2 के लिए। अब एक पेयर के लिए इतना है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? फॉर 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4 टाइप्स ऑफ। अब ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? इसको तो हम कहते हैं एक्चुअल वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम के 4 टाइम्स होता है एक्सक्लूडेड
वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल। अब वन मॉलिक्यूल के लिए इतना है तो वन मोल के लिए कितना होगा? तो मैंने लिखा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मोल गैस। तो देखो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या करूंगा? एवोगैड्रो नंबर। वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये जो पूरा कंपोनेंट मिला, इस पूरे कंपोनेंट को क्या कहता हूं मैं? इसको कहता हूं बी। इसको कहता हूं बी। ये किसके लिए है? वन मोल गैस के लिए। तो अब एन मोल गैस के लिए कितना हो जाएगा? एन बी। अब एक काम करते हैं, इन दोनों पोर्शंस को वान डेर वाल इक्वेशन बनाने के लिए उन दोनों को यहां पे रख देते हैं। कहां पर? आइडियल गैस इक्वेशन में। तो करेक्शन करने के बाद मैंने P को क्या लिखा? P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। V की जगह क्या लिखा? V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ये क्या बन गई? इसको हम कहेंगे वान डेर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। एन मोल्स के लिए इतनी है। अगर n की वैल्यू 1 कर दें इस इक्वेशन में, 1 मोल गैस के लिए इस इक्वेशन को क्या लिखूं भाई? वन मोल गैस इंटू वी माइनस इक्वल टू आर। वेरी गुड। P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, V माइनस एन 1 हो गया तो B इक्वल्स टू आर टी। तो ये 1 मोल गैस के लिए हो गया, जहां पर A प्रेशर करेक्शन है, B वॉल्यूम करेक्शन है। अब एक्चुअल वॉल्यूम ये 4/3 पाई आर क्यूब। एक्चुअल वॉल्यूम जितना होगा उसका 4 टाइम्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो B की वैल्यू डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? साइज पे। जिस मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा उसका वॉल्यूम करेक्शन भी बढ़ा, B की वैल्यू भी ज्यादा। A की वैल्यू मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, B का वैल्यू मतलब साइज ज्यादा। अब इन दोनों पॉइंट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस सर, ए साइज पे भी डिपेंड कर रहा है ना? बिल्कुल, डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहेंगे तो दोनों ही साइज पे डिपेंड कर रहे हैं। ए भी सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है और बी तो खुद ही होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब साइज। तो ए और बी दोनों ही इनडायरेक्टली साइज पर ही डिपेंड कर रहे हैं। जैसे आप आ जाइए पेज नंबर, एक सेकेंड, पेज नंबर 131 क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 131 क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा ऊपर कर दो। अभी कर देते बेटा। और ऊपर? हाँ सर वॉल्यूम करेक्शन से कर दे जल्दी एक बार। हाँ ये लो। सर थर्ड ऑप्शन देखो
पहले तो इक्वेशन पूरा लिखा हुआ है, अच्छी बात है। ए और बी वान डेर वाल्स कांस्टेंट है, 2 सेट दे रखे हैं। हमें सेट 1 को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी मतलब साइज। एक काम करते हैं, थर्ड ऑप्शन देखो। थर्ड ऑप्शन में साइज का ऑर्डर दिख रहा है, सबसे बड़ा CO2, उससे बड़ा, उससे छोटा O2, फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन। तो सेट 1 में CO2, O2, हीलियम, हाइड्रोजन ये साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए बी को। फिर कहा सेट 2, सेट 2 में है मिथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्या किसी भी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है? तीनों में से कोई भी? मिथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सेट 2 में नहीं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर हम देखेंगे सरफेस एरिया। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका दिख रहा है? मिथेन, उससे छोटा ऑक्सीजन, उससे छोटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्टीमेटली दोनों ही चीजें किस पे डिपेंड कर रही है? साइज पे डिपेंड कर रही है। यस सर, हमने कहीं पढ़ा था दैट अगर साइज छोटा होता है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अरे तो गलत पढ़ लिया बेटा। छोटी बॉल का सरफेस एरिया और बड़ी बॉल का सरफेस। आप पूरा क्वेश्चन बोलो, मैं सुनता हूँ, बोलो। है ना, लाइन थी, मतलब हम थ्योरी में पढ़ते थे ना, कुछ टॉपिक याद नहीं आ रहा, पर ये था दैट अगर छोटा है तो उसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो होता है। जो छोटे वाले का ज्यादा होता है सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो। तब होता है जब छोटे वालों को कंबाइन करते हैं ना, तो बड़ा बनाते हैं, तो बड़े के कंपैरिजन में इंडिविजुअल छोटों का ज्यादा होता है सरफेस एरिया, अगर टोटल मिला तो। समझ में आ गया क्या? हाँ यस सर, आ गया। अरे वेरी गुड। अब देखो, ये तो हमने प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन वाली चीज देख थी। अब इसका जो यूज कर रहे हैं ना कि डेविएशन कितना हो रहा है, तो डेविएशन कितना हो रहा है उसकी एक्सटेंट ऑफ डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कितना डेविएशन शो कर रही है कोई गैस आइडियलिटी से, तो उस डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसको सिंबल Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली Z जो होता है वो रेशियो होता है PV ओवर nRT का। तो PV ओवर nRT का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो अब एक काम करते हैं, पहले कुछ ग्राफ यहाँ पर देख लेते हैं जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो एक तरफ तो हमने लिख लिया Z which is PV over nRT। ये Z इधर बढ़ रहा है। अब Z की वैल्यू 1 है, मतलब PV और nRT इक्वल है। तो ये आइडियल बिहेवियर यहाँ पे होना चाहिए। इधर कुछ बढ़ते हुए दिखा देते हैं 1.2, 1.4, 1.6 ऐसे, और इस तरफ नीचे इधर चलते हैं तो 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 ऐसे। तो 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखा लेते हैं। तो एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ कम हो रहा है ये। अब पहले चीज तो ये देखो वर्सेस प्रेशर। अगर Z की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो PV इक्वल टू nRT हो गया। तो हम कहेंगे कि ये बिहेवियर कैसा है? आइडियल गैस की तरह बिहेवियर कर रहा है, तो आइडियल है। लेकिन अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है या Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, Z की वैल्यू 1 से कम या ज्यादा हो, इन दोनों ही कंडीशन में हम कहते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है, वो नॉन आइडियल बिहेवियर कर रहा है, या फिर कहें कि रियल बिहेवियर कर रहा है, रियल गैस की तरह बिहेवियर कर रहा है। अब अट्रैक्शन Z की वैल्यू जब कम होती है तो हम कहते हैं कि उसमें अट्रैक्शन जो फोर्सेस होते हैं वो डोमिनेट करते हैं।
और जब ग्रेटर 1 होती है उस समय पर रिपल्शन जो फैक्टर होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। अगर गैसेज में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो <1 वैल्यू होती है, और रिपल्शन डोमिनेट करता है तो ग्रेटर 1 होती है। ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, देखो अभी आ गया नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, तो ये क्या हो गया, Z की वैल्यू 1। तो आइडियल गैस में इसलिए उन्होंने कह दिया था कि ना अट्रैक्शन होता ना रिपल्शन, लेकिन अगर अट्रैक्शन रिपल्शन कोई भी हो तो वो नॉन आइडियल की तरह बिहेव कर रही है या रियल की तरह बिहेवियर कर रही है। अब इस बिहेवियर को यहाँ पर जब हम Z की वैल्यू मतलब PV ओवर nRT की वैल्यू वर्सेस P जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें दो टाइप की ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। एक तो हाइड्रोजन हीलियम टाइप की गैसेस के लिए, हाइड्रोजन हीलियम टाइप की गैसेस के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन उसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे गए फिर ऊपर गए तो लिखा जैसे ये नाइट्रोजन लिख दिया थोड़ा था। और देखो ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से मत देखना, मैं जस्ट स्पीड से जितना बन रहा है वैसे बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 1.8 1.2 1.6 0.8 0.6 इसकी वैल्यू आइडियल मैच नहीं कर रही है। ये O2 के लिए, मिथेन के लिए, CO2 के लिए, तो यहाँ पर मिथेन हो गया, एक और ले लेता हूं मैं, CO2 हो गया। अब जरा देखना इस ग्राफ के अंदर, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा ग्राफ दिखाने के लिए। जब प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर लो प्रेशर होता है, तो Z की वैल्यू नियरली Z1 के इक्वल होता है, तो हम कहते हैं कि वो आइडियल की तरह बिहेव कर रही है इनिशियल फेज में। तो मैंने कंडीशन 1 कहा, एट लो प्रेशर Z की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, तो PV nRT आइडियली ये फॉलो हो रहा है। लेकिन अब इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर का मतलब मैं इस ग्राफ में ये डॉटेड डॉटेड वाला पोर्शन और बिल्कुल इनिशियल फेज में डॉटेड डॉटेड वाला पोर्शन, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। इंटरमीडिएट वेरी लो प्रेशर था, ये इंटरमीडिएट हो गया। अब यहां पर मुझे ग्राफ कैसे दिख रहे हैं, पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर मिनिमम तक पहुंचा, यहां पर मिनिमम आ गया, फिर ये इंक्रीज करना शुरू किया, और एट वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर पर क्या हो रहा है, सभी गैसेस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, सभी गैसेस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। तो अब ये जो पोर्शन है अपना इंटरमीडिएट प्रेशर का, उसको समझना। मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूं। कैसे कि जैसे मेरे पास एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, ये पिस्टन यहाँ पर है और इसमें मैंने गैस को भरा हुआ है, अभी गैस है ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे पिस्टन को कंप्रेस करता जा रहा हूँ, पास में लाता जा रहा हूँ। ये पिस्टन पास में लाया, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आए, थोड़ा और पास में लाया और क्लोज आए, और पास में लाया और क्लोज आए। तो जैसे जैसे मैं मॉलिक्यूल्स को पास पास में लाता जा रहा हूँ, उनके बीच में डिस्टेंस कम होती जा रही है। और हमने जब इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन या इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन शॉर्ट डिस्टेंस पर एप्लीकेबल होते हैं, तो मैंने क्या लिखा था, ये देखो ये साइज जो है वो नियरली 500 पिकोमीटर की रेंज के अंदर अगर है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर डिस्टेंस 500 पिकोमीटर से बड़ी है तो एक दूसरे से दूर हो गए तो ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। लेकिन जब ये क्लोज आने लगेगी, आपका जो डिस्टेंस है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस कम होने लगेगा, उस समय पर अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में आ गए, तो इनमें क्या डोमिनेट होने लगेगा बताओ, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स।
तो अब देखो ये ग्राफ में ये पॉइंट, एक काम करता हूँ इसको यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, ये पॉइंट नीचे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये डार्क लाइन तो जा रही है, यहाँ तक तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, यहाँ तक। अब ये मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ गए, इतने क्लोज आ गए, इतने क्लोज आ गए कि अब एक काम करता हूँ, ये इस पिस्टन को मैं यहाँ तक ले आया, बहुत क्लोज ले आया, ये यहाँ पर आ गया। अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, क्या अब प्रेशर बढ़ाने पर प्रोपोर्शनली वॉल्यूम कम होगा क्या? नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के जो रिपल्शन है वो अब डोमिनेट होने लग रहे हैं। तो ये जो मिनिमा आता है ना, ये मिनिमा, इस मिनिमा वाली कंडीशन पर अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों क्या हो गए? इक्वल। इससे पहले अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट हो रहे थे तो क्लोजनेस बढ़ रही थी। अब यहाँ अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों बराबर हो गए, तो मतलब अब क्लोजनेस और नहीं बढ़ रही है। लेकिन अब अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो इधर देखो प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो क्या प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा? नहीं, अब वॉल्यूम में तो डिक्रीज नहीं आ रहा, प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूं, तो जेड की वैल्यू क्या होती जाएगी? अगर वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो, प्रेशर, अगर ये वाला कंपोनेंट नियरली उतना ही रहा और प्री को मैं इंक्रीज करता जाऊं, तो जेड क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो अब प्रेशर बढ़ाने पर जेड की वैल्यू क्या होती जा रही है? कंटिन्यूअसली ये अब इंक्रीज होती जा रही है, ये जेड की वैल्यू इसके बाद ये इंक्रीज होने लगी। और वेरी हाई प्रेशर वाली कंडीशन में तो हम क्या कहते हैं? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इस मिनिमम से पहले अट्रैक्शन डोमिनेंट, मिनिमम पर अट्रैक्शन रिपल्शन इक्वल, और उसके बाद में रिपल्शन डोमिनेंट, मतलब जेड की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ये इंटरमीडिएट प्रेशर में है। तो अब मैंने क्या कहा? फर्स्ट डिक्रीज कर रहा है, जेड की वैल्यू कम होती जा रही है, हम कहते हैं कि अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे थे, अट्रैक्शन बढ़ रहे थे। अब फिर उसका मिनिमा आ गया, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब फिर इंक्रीज करने लगेगा जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो अट्रैक्शन के कंपैरिजन में रिपल्शन क्या होने लगेंगे? डोमिनेंट होने लगेंगे। पहले अट्रैक्शन डोमिनेंट था, फिर दोनों इक्वल हो गए, अब रिपल्शन डोमिनेंट हो रहा है, तो जेड की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर ये ग्राफ इंटरमीडिएट प्रेशर में पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर मिनिमा आया, फिर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर मैं कंडीशन नंबर 3 लिखता हूं, एट हाई प्रेशर, तो जेड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1 होती जाएगी। हाई प्रेशर पर रिपल्शन डोमिनेट हो गए, तो जेड की वैल्यू क्या हो रही है? सभी गैसेस में देखो, चाहे वैल्यू कहीं से आ रही है, ये देखो यहाँ से, इसके बाद यहाँ पर 1 से ज्यादा, यहाँ पर 1 से ज्यादा, यहाँ पर 1 से ज्यादा, तो इन सभी गैसेस में एट हाई प्रेशर इट ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन। कहीं किसी को कुछ समझ में तो नहीं आ गया? आ गया सर। तो देखो इंटरमीडिएट प्रेशर पे समझने वाली चीज है, पहले अट्रैक्शन डोमिनेंट हो रहा है, फिर बराबर हो गया, फिर रिपल्शन पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर मिनिमा, फिर इंक्रीज, और वेरी हाई प्रेशर पर तो इंक्रीज ही होगा। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि ये जो हाइड्रोजन हीलियम के ग्राफ दिख रहे हैं आपको रेड कलर से, बाकी तो मैंने वायलेट टाइप से, मेजेंटा टाइप से दिखाया, हाइड्रोजन हीलियम के ग्राफ। अब यहाँ पर कहते हैं भाई हाइड्रोजन हीलियम फ्रॉम द बिगिनिंग, ये शुरू से ही पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ऐसा क्यों? तो अब देखो, मैं हाइड्रोजन हीलियम के ग्राफ में यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैंने लिखा फॉर हाइड्रोजन हीलियम। अब देखना, मैंने 1 मोल गैस के लिए इक्वेशन को लिखा था, क्या लिखा था? कहाँ गया भाई? ये रहा, P + A/V²
V minus B equals to RT plus for V square is equals to 1 V mole minus B gas, equals to RT. n की वैल्यू 1 कर दिया, 1 है। ठीक है। अब हाइड्रोजन और हीलियम का साइज सबसे छोटा है, तो ये ओवर स्क्वायर वाला जो पार्ट है ये हो गया उसके लिए नेग्लेक्ट। अगर ये कंपोनेंट नेग्लेक्ट हो गया तो अब मैंने क्या लिखा है इसको, P V माइनस बी इक्वल्स टू RT। इसको लिखा PV माइनस PB इक्वल्स टू RT। PV को इधर लिखा तो लिखा RT प्लस PB। अब इस पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दूं तो PV RT PB, इस पूरी इक्वेशन डिवाइडेड बाय RT कर दिया, डिवाइडेड बाय RT कर दिया, डिवाइडेड बाय RT कर दिया। तो 1 मोल गैस के लिए PV ओवर RT को क्या लिख सकता हूँ, एग्जैक्ट RT बाय RT क्या हो गया, और ये हो गया PB ओवर RT। अब इस इक्वेशन में देखो, हाइड्रोजन हीलियम के लिए जैसे जैसे इस P की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, P जैसे जैसे बढ़ेगा, मैंने टेम्परेचर R और T B ये सब तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो P बढ़ने पर Z की वैल्यू 1 में हमेशा समथिंग कुछ ऐड होता जाएगा, 1 प्लस समथिंग है। तो अगर ये वैल्यू 1 प्लस समथिंग है तो हम क्या कहेंगे, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फ्रॉम द बिगिनिंग ही हम कहेंगे प्रेशर बढ़ने पर Z की वैल्यू में कुछ न कुछ समथिंग पार्ट ऐड होता जा रहा है, 1 प्लस समथिंग है तो Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये हाइड्रोजन हीलियम के लिए ग्राफ हम इस तरीके से इसको शो कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने फ्रॉम द बिगिनिंग हमें ये लाइन इस तरीके से मिल रही है। तो आपने A बाई V स्क्वायर को नेग्लेक्ट क्यों किया है? अरे भाई हाइड्रोजन और साइज जो है उसका सबसे छोटा है, बहुत छोटा सा साइज है हाइड्रोजन का। ओके। अब साइज तो छोटा है सर तो V माइनस B को हम डायरेक्टली V नहीं लिख सकते क्योंकि B तो छोटा है ना, फिर साइज B नहीं छोटा है, उसमें अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो B भी होता है और साइज भी तो छोटा है। सब कोई कर दोगे तो फिर 1 ही हो जाएगा ना, रिलेशन कहाँ से लाएंगे। हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पढ़ने से पता चलेगा, बताया ना, अरे पढ़ने से पता चलेगा, ऐसे दिखाते हैं इसको। ओके सर। क्वेश्चंस आएंगे ना, तो क्वेश्चन आएंगे तो ये वाला फॉर्मूला देख लेना, जहां पर आप A को नेग्लेक्ट करोगे। अब वो कहता है, मान लो किसी को कहते हैं B को नेग्लेक्ट करो, बताओ रिलेशन क्या होगा, B को नेग्लेक्ट करो रिलेशन क्या होगा। तो इसी तरीके से बनाना है रिलेशन, ठीक है। अब देखो, अभी जो हमने रिलेशन देखा वो यहाँ कहाँ गया भाई, ये रहा, अक्षर के साथ Z को डिलीट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, ढंग से समझना। अब ये मत कहना कि सर तो हमेशा हर चीज में कहते हैं ढंग से समझना। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसको ढंग से नहीं समझना होता है, कोई चीज है ऐसी? बॉइल्स टेम्परेचर TB, बॉइल्स टेम्परेचर क्या होता है भाई, कौन बताएगा? बॉइल्स टेम्परेचर सर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, जिस टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल होता है, जिस टेम्परेचर रेंज में बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सही समझा आपने। देखो, अभी मैं बॉयल्स लॉ की बात करता हूँ तो मैंने लिखा था भाई, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट है। अब हम कह रहे हैं जिस टेम्परेचर पर किसी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन वैलिड रहे, मतलब जितना प्रेशर बढ़ा उसका वॉल्यूम इनवर्सली उतना ही कम हो जाए। जिस टेम्परेचर पर ये प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन
वाइड रेंज के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये रिलेशन वैलिड रहे, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बोल्ट्ज टेम्परेचर। लेकिन अगर टेम्परेचर इससे कम हो जाए तो उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं, अब ये वैलिड बोल्ट्ज लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। बोल्ट्ज लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलेस्टर लॉ जो भी है, गैस लॉज, जिस टेम्परेचर पर गैस लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बोल्ट्ज टेम्परेचर। इससे कम जाने पर अब बोल्ट्ज लॉ या गैस लॉज एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे, रिलेशन वैलिड नहीं हो पा रहा। तो ये वैल्यू क्या कहां से मिलेगी, क्या फॉर्मूला है? बोल्ट्ज टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए निकालना तो क्या फॉर्मूला, किस में वैल्यू रखोगे कि पता चल जाएगा बोल्ट्ज टेम्परेचर किसके लिए कितना है? A/RB। वेरी गुड, A/RB। देखो हर गैस के लिए A और B की वैल्यू फिक्स है, हर गैस के लिए A और B की वैल्यू फिक्स है। अगर आपको किसी गैस के लिए A और B की वैल्यू दे रखी है, आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो आपको उस पर्टिकुलर गैस के लिए बोल्ट्ज टेम्परेचर मिल जाएगा जिस पर कोई गैस बोल्ट्ज लॉ या गैस लॉ को ओबे कर रही है। ये बोल्ट्ज टेम्परेचर वाला पार्ट आपको याद रहेगा, समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब मैं चाहता हूं किसी गैस को लिक्विफाइड करूं। लिक्विफाइड करने के लिए क्या कंडीशंस हैं? तो मैंने यहां पर लिखा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो देखो मैं गैस को लिक्विफाइड करना चाहता हूं, जैसे मेरे पास सिलेंडर पिस्टन का ये सिस्टम है, ठीक है, और गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास में होते हैं। मैंने सोचा लो पास में लाने के लिए काम करता हूँ, प्रेशर बढ़ा देता हूँ। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे। तो मैंने कहा पहले तो कहा हाई प्रेशर, लेकिन केवल प्रेशर बढ़ाने से ही मॉलिक्यूल पास पास में आकर के लिक्विड थोड़े ना बन जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ी थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब टेम्परेचर तो कम किया नहीं, पास में ले आए, तो अब वो आपस में एक दूसरे को बहुत जोर जोर से कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन बढ़ गए। अब कोलिजन बढ़ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम करी नहीं, कोलिजन बढ़े हुए, तो वो कोलिजन उस गैस को लिक्विड होने से रोकते रहेंगे। इसलिए कहते हैं केवल प्रेशर बढ़ाने से लिक्विडफाइड नहीं हो सकती, मुझे साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो टेम्परेचर। इसका मतलब गैस को लिक्विफाइड करने के लिए प्रेशर को बढ़ाना है, टेम्परेचर को कम करना है। अब देखो टेम्परेचर मैंने कहां से शुरू किया, मैं पहले था गैस को रूम टेम्परेचर 298 पे, रूम टेम्परेचर पे था। फिर उसका टेम्परेचर मैंने कर दिया 280, फिर कर दिया 270, 260, 250। यहां जाकर के देखा कि वो गैस लिक्विफाइड हो गई 250 पे, मान लो, ठीक है। तो अगर इस 250 जो टेम्परेचर मैंने डाउन किया, अगर इस मिनिमम टेम्परेचर से थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा हो, थोड़ा सा भी ज्यादा, मान लो 250 की जगह 251 रह गया, आप चाहे जितना प्रेशर लगा दो, गैस लिक्विफाइड हो ही नहीं सकती। इसका मतलब सबसे लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर। सबसे पहले मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर मुझे मिनिमम डिक्रीज करना पड़ेगा, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब किसी गैस को लिक्विफाइड करने के लिए जितना मिनिमम टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा वो कहलाता है TC, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, किसी भी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर पता करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 8A/27RB। तो देखो अभी अभी हमने बताया A और B की वैल्यू फिक्स है। जिस गैस को लिक्विफाइड करना है उस गैस के A और B की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में रखोगे तो मुझे वो टेम्परेचर मिल जाएगा जिस पर वो लिक्विफाइड हो जाएगी। अब
टेम्परेचर को मिनिमम तक ले आए, मतलब पहले टेम्परेचर को क्रिटिकल तक लाना जरूरी है। जब टेम्परेचर क्रिटिकल पर आ गया, अब कितना प्रेशर चाहिए उसको कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर TC, मतलब टेम्परेचर जब क्रिटिकल तक आ जाए तब कितना मिनिमम प्रेशर, क्योंकि अगर तो वो प्रेशर को चाहिए क्या फॉर्म? A by 27 B A upon 27 B square. सॉरी, A/27 B²। यहाँ रखने पर मुझे उस गैस के लिए वो प्रेशर मिल जाएगा जो मिनिमम हमें लगाना पड़ेगा। अब हम कहते हैं 1 मोल गैस को टेम्परेचर भी क्रिटिकल तक ले लिया, प्रेशर भी क्रिटिकल तक ले लिया। क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल गैस का जितना वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम उस गैस का क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम को हम कहते हैं VC। क्रिटिकल वॉल्यूम इज VC, और VC जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ B के इक्वल होता है। क्रिटिकल वॉल्यूम 3 टाइम्स ऑफ B। B क्या है? वान डेर वाल कांस्टेंट। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था B जो था वो था 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर, और ये जो 4/3 पाई r क्यूब है उसको मैं क्या कह रहा हूँ? एक्चुअल वॉल्यूम। अब देखो, एक्चुअल वॉल्यूम के 4 टाइम्स है B और उसके 3 टाइम्स है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम में रिलेशन क्या हो गया? 12। तो हम कहेंगे कि एक्चुअल वॉल्यूम का 12 टाइम्स, एक्चुअल वॉल्यूम का 12 टाइम्स होता है कौन? क्रिटिकल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है और एक्चुअल वॉल्यूम का 12 टाइम्स क्रिटिकल वॉल्यूम होता है। बात समझ में आ गई? रिलेशन ऐसे ही मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया। अब देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों अगर क्रिटिकल कंडीशन में है, 3 में से 2 रिलेशन, हमें 2 इक्वेशन, 2 पॉइंट गिवन है, तीसरा निकालना है। तो अब इन तीनों को एक साथ लिखना है, तो इनमें रिलेशन कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं PC VC इज इक्वल टू 3/8 RTC। PV इज इक्वल टू nRT होता है, वैसे ही PC VC इज इक्वल टू 3/8 RTC। ये जो रिलेशन है ये कहलाता है तीनों में क्रिटिकल कंडीशन का रिलेशन। अब 3 में से कोई 2 गिवन हो, 3 में से कोई 2 गिवन हो और एक फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आपको? अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ क्रिटिकल टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर जब तक नहीं लाओगे तो बाकी चीजें तो वैलिड नहीं होगी, ठीक है? अब मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर, मैंने कहा गैस A है, B है, C है, D है। उसका क्रिटिकल टेम्परेचर एक का 280 है, एक का 270 है, एक का 260, एक का 250। कौन सी गैस सबसे आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी? 280। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ही डाउन किया और गैस A लिक्विफाइड हो गई। और डाउन करूंगा फिर B होगी, और डाउन करूंगा तो C होगी। सबसे मुश्किल से कौन सी होगी? D वाली। D। इसका मतलब देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका TC ज्यादा वो आसानी से होगी ना, तो जिसका TC ज्यादा है वो आसानी से लिक्विफाइड हो रही है। तो TC किसका ज्यादा है? हमने कहा भाई 280 वाले का TC ज्यादा है, इसलिए सबसे आसानी से लिक्विफाइड हो रही है, ठीक है?
अब टीसी किस पे डिपेंड करता है, ये देखो। अब मैंने यहाँ पर आर बी 27 8 इन सबको कांस्टेंट प्रोपोर्शनल में ले लूं तो टीसी को मैं उस ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ले रहा हूँ। टीसी ए के साथ अट्रैक्शन में। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, टीसी प्रोपोर्शनल है ए के। अच्छा, ए क्या होता है, हम कहते हैं ए होता है इंटरमोलिकुलर इसका मतलब जिसकी अट्रैक्शन ज्यादा होंगी उसका ए ज्यादा होगा, और जिसका ए ज्यादा होगा उसका टीसी ज्यादा होगा। टीसी ज्यादा होगा वो आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी। तो जिन गैसेस के लिए ए की वैल्यू ज्यादा होती है या अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं वो गैसेस आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं। ये पॉइंट बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। जैसे, बस एक सेकेंड, आप आ जाओ पेज नंबर पे। पेज नंबर पर कहाँ गया भाई, सर आप ये एक बार फिर से बता दोगे थोड़ा सा, वो ना डिस्कनेक्ट अभी बताते हैं, एक सेकंड रुक, बस ये पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 130, पेज नंबर 130 क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक गैस का 350 केल्विन टेम्परेचर है, प्रेशर है, मोलर वॉल्यूम इतना है परसेंट, मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन द आइडियल वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन। करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैस एंड इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो देखो हमने क्या किया, आइडियल गैस को सेम कंडीशन में रखा तो मोलर वॉल्यूम 20% कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। हाई प्रेशर, प्रेशर बढ़ा दिया। हाई प्रेशर पर जब वॉल्यूम कम हो रहा है, अट्रैक्शन है, तो उस कंडीशन में Z की वैल्यू क्या होगी, जब वॉल्यूम कम होता है मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी और अट्रैक्शन क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। अट्रैक्शन पोर्शन विल बी डोमिनेंट। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। थर्ड कैसे हो गया, फिर से बता दो। अरे भाई अभी जो ग्राफ हमने देखा Z की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ पर जब आप वॉल्यूम कम प्रेशर बढ़ा रहे, मॉलिक्यूल पास में आ रहे, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल पास आते तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, अट्रैक्शन डोमिनेंट होते हैं। 15 बार प्रेशर क्या बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है क्या, इंटरमीडिएट प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर है सर। तो अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं उसके अंदर, डोमिनेट होते जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब वांडरवाल कांस्टेंट चारों के दे दिए इस बार तो, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, और पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी मोस्ट इजीली लिक्विफाइड, बताओ कौन सी हो जाएगी, अमोनिया। तो देखो यहाँ पर एक ही गैस ए की वैल्यू ज्यादा है तो आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी। ठीक है, जिसमें ए की वैल्यू ज्यादा वो डेविएशन भी ज्यादा शो करता है। अब जस्ट पास वाले में क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, जस्ट पास में क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, किस में देखेंगे, अमोनिया में। अमोनिया में। तो देखो ए की वैल्यू ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा तो आसानी से लिक्विफाइड होती है या डेविएशन ज्यादा शो करती है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, इससे आगे डिस्कशन करेंगे कब, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास, अगली